नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मीना काकोडर की लिखी कहानी भीखू की डायरी। भीखू की दुकान वेलिंगर चाल के बिल्कुल सामने थी। दुकान असल में उसके घर के एक बाहरी कमरे में थी। वह घर जिससे उसके दादा ने बनवाया था वह ना तो बहुत बड़ा था और ना बहुत ही आलीशान, पर भीखू को संतोष था कि वह उसका अपना था। चाल के बाशिंदों की तुलना में भीखू की जिंदगी काफी आरामदायक थी। दुकान भी अच्छी चल रही थी और वो अपना और अपनी माँ का ध्यान अच्छी तरह से रख पाता था। भीखू तो एक अदद बीबी की और बहुत सारे बच्चे को भी संभाल लेता, लेकिन 45 साल का होने के बावजूद उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। भीखू अब भी शादी करना चाहता था। जब आजकल लड़कियां 40 साल की उम्र में दुल्हन बन रही है, तो वह 50 साल की उम्र में दूल्हा क्यों नहीं बन सकता। अपनी दुकान में बैठे बैठे भीखू को चाल के सभी घर साफ दिखाई देते थे, लेकिन वो सिर्फ घरू दादा के घर पर अपनी निगाहें जमाए रखता था। घरू दादा के एक लड़का और 5 लड़कियां थी। सबसे बड़ी नलू और सबसे छोटी लीलू। नलू गुड़िया जैसी खूबसूरत थी और भीखू का उस पर दिल आ गया था। लेकिन जैसे रंगीन पत्तियों के बीच गिरगिट छुप जाता है, ठीक वैसे ही भीखू भी अपने आसपास में घुल मिल गया था। घरू दादा को अब भी ये सूझा ही नहीं कि उनकी आंखों के सामने बैठा भीखू भी उनका दामाद बन सकता है। एक दिन नलू की शादी हो गई। तब भीखू ने अपनी नजरें उससे छोटी बहन सीलू की तरफ घुमा ली। जब उसकी भी शादी हो गई तो भीखू तीसरी लड़की पर आस जमा बैठा। वो तो जैसे निश्चय कर बैठा था कि जैसे भी हो एक दिन वो घरू दादा का दामाद बन कर रहेगा। ऐसा नहीं था कि भीखू के लिए कोई आया ही ना हो, लेकिन उन दिनों उसके सपने जरा ऊंचे थे। हाँ, अगर नलू जैसी किसी सुंदर लड़की का रिश्ता आया होता तो वह जरूर सोचता। अब यहाँ से बताना भी जरूरी हो जाता है कि भिखू खुद दिखने में कैसा था। कद में वो 5 फीट से 1 इंच ऊंचा नहीं था। अपने पूरे कपड़े और सिर पर अपने बालों को जमावड़े के साथ उसका वजन कुछ 47 किलो बैठता था। लेकिन इन सब से उसके सुंदर लंबी और गोरी बीबी पाने के सपनों में कोई अड़चन नहीं आई। लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा था कि भीखू के सभी अरमान मिट्टी में मिल जाएंगे। घरू दादा की 5 लड़कियों में से सिर्फ एक बची थी। अपनी जवानी को पीछे छोड़ चुकी नीलू लंबी, भारी भरकम और सांवली थी। घरू दादा उसके लिए लड़का ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। भीखू सोचता, मैं उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता? क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ? भीखू ने निश्चय किया कि अगर उसे खुद घरू दादा का दामाद बनने लायक रखना है तो उसे घरू दादा से बना कर रखनी होगी। तब से घरू दादा को उसकी दुकान से हर सामान लगभग मुफ्त मिलने लगा। भीखू के घर के पिछवाड़े काफी खाली जगह पड़ी थी जिसमें वो सब्जियां उगा लेता था। उसने घरू दादा के घर घिया, भिंडी और बैगन भेजने शुरू कर दिए। इन सब के पीछे एक संदेश छुपा था। मैं देखने में भले ही बहुत अच्छा नहीं, लेकिन मेरे पास अपना मकान है, निजी पखाना है और सब्जियां उगाने की जगह भी है। भीखू एकांत प्रिय था। उसे अपने और अपनी दुकान के अलावा और चीज़ों से कोई लगाव नहीं था। लेकिन उसका एक शौक जरूर था, डायरी लिखने का। कुछ साल पहले किसी ने उसे एक डायरी भेंट की थी। भीखू को कोई भी चीज़ फेंकने की आदत तो थी नहीं, सो उसने फौरन डायरी में लिखना शुरू कर दिया। अगर दिन में उसे कुछ खास लिखने क्यों नहीं मिलता तो वही लिखता कि आज उसकी दुकान में कितने ग्राहक आए थे। उसकी डायरी ये दिखाती है कि वो कितनी चतुर व्यापारी था। 22 फरवरी, आज आलूओं की भारी मांग रही। मैंने अच्छे आलूओं से सड़े हुए आलू मिलाकर सारे आलू बेच डाले। 23 फरवरी,
दो ग्राहक सड़े हुए आलू वापस करने आए। आजकल लोगों को चीज़ें खरीद कर वापस करने में शर्म नहीं आती। मुझे इससे निपटने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। 24 फरवरी। मैंने आज दुकान पर लिख कर लगा दिया कि बेचा हुआ सामान वापस नहीं किया जाएगा। अब देखता हूँ कैसे सड़े आलू वापस आते हैं। इसके साथ घरू दादा और उनके परिवार के बारे में टिप्पणियाँ भी थी। उसके शब्दों में उसकी आहत भावनाओं के रंग साफ नजर आते थे। 5 मई। आज घरू दादा अपने घर के बरामदे में अपने हाथों पर सिर लिए बैठे थे। लगता था कि लीलू सितारों ने फिर धोखा दे दिया है। अब ये होना ही था। 6 मई। धरू दादा, क्या अपने पड़ोस का कुंवारा लड़का नहीं दिखता? रिश्ते के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? नलू के लिए कहाँ दूर जाकर फिरते हो रिश्ता ढूंढता था, लेकिन उसमें भी क्या खास है। उसके पास अपनी कहने को एक साइकिल तक नहीं, घर की तो बात छोड़ो। 2 मई। इस लीलू को देख, इतनी बड़ी हो गई पर आकर नहीं गई। दो मीठे बोल नहीं निकलते मुंह से। सब कुछ इतना सस्ता बेचता हूँ इसे, और इस बिगड़ैल को वो मैकेनिक तुकाराम की ही मिलता है नैन मटक्का करने को। भीखू की डायरी में इससे ज्यादा सनसनीखेज घटना कोई नहीं। उसकी सारी जिंदगी, उसकी दुकान और कुछ मुट्ठी भर लोग जो दिन में उससे मिलने थे, बस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी। भीखू की माँ अक्सर उससे पूछती, बेटा तू शादी क्यों नहीं कर लेता? और भीखू का हमेशा एक ही जवाब होता, कर लूँगा, बस वक्त सही आने दो। पर वक्त गुजरता गया और उसके घर दुल्हन नहीं आई। भीखू समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका अच्छा खासा चलता व्यापार है, अपना घर है, वह स्वस्थ और तगड़ा है, कोई और झमेला भी नहीं है। उसके साथ कुल मिलाकर एक अच्छे दूल्हे की सभी खूबियां हैं उसमें, तब भी वो कुंवारा ही है। भीखू सोचता था कि आखिर बाहरी दिखावट कितनी जरूरी है। भाई, अगर देखना ही है तो आदमी का व्यवहार देखो, उसका खानदान देखो। तो क्या हुआ कि वो कद में छोटा है? उसका चाचा भी उसकी चाची से कद में छोटा था, पर उनकी शादी में कोई समस्या नहीं आई। यह जानने के लिए कि उनके भाग्य में शादी का योग्य है या नहीं, भीखू बेलगाम के नामी ज्योतिषी से लेकर सड़क किनारे के तोते तक हर एक को अपना हाथ दिखाया। हर किसी ने उसे एक ही बात कही, देर से शादी का योग्य है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि ये देर कितनी लंबी होगी। और भीखू आशा में जीता रहा। एंथनी का गैराज भी भीखू की दुकान से साफ दिखाई देता था। जब भी लीलू वहां से गुजरती, वो मैकेनिक तुकाराम उसे देखकर मुस्कुरा देता और लीलू भी शर्माती हुई नजर भर उसे देखती। गोरा और देखने में सुंदर तुकाराम लड़कियों को पटाना अच्छी तरह जानता था। आज उसके साथ तो कल उसके साथ। फैनी का भी वो पक्का यार था। लिली इस बात को जानती थी, फिर भी उसे भाव देती थी। यहाँ घरू दादा उसके लिए दिन रात एक करके रिश्ता तलाश रहे थे, और यहाँ ये लड़की ये घुल खिला रही थी। ये सब देखकर भीखू भी बेचैन था। भीखू ने सोचा, या तो उसे इस बार में धरू दादा को सावधान करना होगा, या फिर कम से कम लीलू से ही बात करनी होगी। कुछ भी कहा जाए, आखिर है वो एक इज्जतदार परिवार की लड़की। उसका इस सड़क छाप आदमी से मिलना शोभा नहीं देता। फिर एक दिन जब धरू दादा उसकी दुकान पर आए, तो भीखू ने बात छेड़ ही दी। देखो धरू दादा, कोई कुछ भी कहे, हर काम का अपना सही वक्त होता है। हाँ भाई, पर अपने हाथ में होता ही क्या है? धारू दादा ने जवाब दिया। नहीं हो तब भी मामले को हाथ में रहते निपटा देना ही अच्छा होता है। अब क्या करें? तुम हमारी लीलू को जानते हो ही हो। लंबी काली, बिल्कुल खंबे की तरह बनी हुई है। उसके लिए रिश्ता मिलना भी मैं तो हर जगह देख कर आया, कारवार, मुंबई। शायद अभी समय ठीक नहीं है,
धारू दादा निराश होकर बोले। भीखू चिल्लाना चाहता था, कारवार और मुंबई क्यों? सुरु दादा, अपने घर के सामने रहने वाले दुकानदार से तो पूछो। लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला और जिंदगी वैसे ही चलती रही। तभी ये हुआ बिल्कुल वैसे ही जैसे भीखू ने सोचा था। लीलू तुकाराम मैकेनिक के साथ भाग गई। इस घटना ने पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया। धारू दादा तो बिल्कुल पस्त ही हो गए। नलू, गुलू, सोलू और मम्मी अपने अपने पत्नियों के साथ भागी भागी अपने मायके आई। तलाश शुरू की गई। परिवार ना तो इस बात से इनकार कर रहा था और ना ही इसे सही बता पा रहा था। अगर लीलू मिल जाए भी तो अब उससे शादी करेगा कौन? अपनी नाक को उसने कटवा ही ली है। तुकाराम जैसे आदमी का क्या भरोसा। वो 2-4 दिन उसके साथ मौज करेगा और फिर उसे परे हटा देगा। इस बात का उन्हें पूरा यकीन था। इस लड़की का अब भविष्य क्या है, ये सब सोच घरू दादा और उसके पत्नी के आंसू नहीं भरते थे। ऐसे समय में भीखू ने अपनी दुकान बंद की और उसके घर गया। उसे देखते ही धारू दादा फिर से रुलाई फूट पड़ी। फिर सुबकते हुए बोले, तू ठीक कहता था भीखू, लड़की हाथ से निकल गई। मुझे तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। दिल छोटा मत करो, कई योग्य वर अब भी मिल जाएंगे। भीखू सहानुभूति से बोला। कोई ना कोई भीखू सहानुभूति से बोला, कोई ना कोई। ना रे बाबा, वो तो पहले ही बहुत मुश्किल था। अब फिर से मुंह के रिश्ते खाने, फिर रिश्ता ढूंढने जाऊंगा? घरू दादा अचकचा कर बोले। इंसान से ही गलतियां होती है। भीखू ने फौरन जवाब दिया। सब हमारी किस्मत का दोष है। घरू दादा भीखू का हाथ अपने हाथों में पकड़कर बोले। लेकिन भीखू की बातें अनसुनी नहीं हुई। घरू दादा की पत्नी ने उन्हें सुना था। वो फौरन नलू को लेकर भीतर गई। थोड़ी देर बाद नलू बाहर आई और अपनी सारी बहनों को अंदर ले गई। कुछ देर बाद उसके पति भी भीतर चले गए। अंत में कोई घरू दादा को ही अंदर ले गया। भीखू के कानों में तेजी से होती फुसफुसाहटें सुनाई पड़ी। लो, उससे पूछ लो। उससे क्या पूछूं? हे भगवान, उसे पूछो कि क्या वो नीलू से शादी करेगा? किसी ने डांट कर कहा। क्या नीलू इतनी बड़ी है कि वो? अब यह देखने का समय नहीं है कि कौन कितना बड़ा है। कोई गुर्राया। अरे, मैं उम्र की बात नहीं कर रहा। मुझे पता है भीखू शायद लीलू की कमर तक ही पहुंचेगा। लेकिन ये भी तो सोचो कि उसके बाद लीलू से शादी करेगा कौन? अरे, कोई शैतान भी उस चुड़ैल से शादी नहीं करेगा। अरे, अभी तो मैं कह रहा हूँ, भीखू से पूछो। लड़का बुरा नहीं है, पर क्या हमें लीलू के मिलने का इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या पता वो उन्हें मिल ही ना जाए। अरे, मिले के कैसे नहीं, पुलिस उसे तलाश रही है। अब सब सुनकर भीखू के सारे शरीर में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। ज्योतिषी की बताई हुई बातें देर से शादी से अब ज़्यादा देर नहीं थी। इसलिए अब घरू दादा ने बात छेड़ी तो उसने झट से हाँ कर दी। किसी ने भी लीलू से पूछना जरूरी नहीं समझा। किसी को भी यकीन नहीं था कि लीलू और तुकाराम शादी करेंगे। भीखू बहुत ही उत्साहित घर पहुंचा। घर की जल्द की पुताई करवानी पड़ेगी। अपनी मुस्कान छुपाते हुए उसने अपनी माँ से कहा। देर शाम तक लीलू का कोई अता पता नहीं था। भीखू, जिसकी आंखें तो जैसे सड़क पर बिछ गई थी, बहुत उदास मन घर से अंदर गया। 2-3 ऐसे ही दिन बीत गए। तीसरे दिन वेलिंगर चाल के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। भीखू ने आशा भरी निगाह से देखा। उसने सोचा कि अब रोती बिलखती लीलू बाहर निकलेगी। लीलू टैक्सी से बाहर तो निकली, पर रो नहीं रही थी। उसके हाथों में हरी चूड़ियाँ और गले में मंगलसूत्र था। वह घर में घुसी। तुकाराम ठीक उसके पीछे पीछे था। भीखू उस
पैकेट को बिल्कुल भूल गया था जो बांध रहा था। बिना पल के झपकाए एकाएक घरू दादा के मकान में घुसने लगा। वो क्या करे, पूरे मोहल्ले की निगाहें उस घरू दादा के घर पर चिपकी थी, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। भीखू को पूरा यकीन था कि घरू दादा तुकाराम को अभी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। वो इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगभग 1 घंटे बाद लीलू और तुकाराम घर के बाहर आए। टैक्सी में बैठे। कोई उन्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आया, लेकिन किसी ने लीलू को रोकने की कोशिश भी नहीं की। कुछ मिनटों में टैक्सी वहां से चली गई और भीखू के शादी के सपने उस टैक्सी के पहिए तले दब चुके थे। भीखू का दिल दर्द से बिलख रहा था। वो सोचता रहा, धरू दादा ने जुबान दी थी, पर धरू दादा के पास कोई रास्ता नहीं था। लीलू तुकाराम से शादी कर चुकी थी। धरू दादा, उसके पूरे परिवार के प्रति भीखू का गुस्सा भर आया। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, 1 दिसंबर, आज के बाद धारू दादा को मेरी दुकान से कुछ भी मुफ्त नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।